Hello everyone, welcome to Magnet Brains. I'm Vanya Naren, your IGKO, that's International GK Olympiad Educationist for grade 9th. I hope you people are doing good. अच्छे हो, बढ़िया हो, मस्त हो. अब अगर मस्त हो तो अपन एक बहुत मस्त सा टॉपिक पढ़ लेते हैं. मस्त सा तो नहीं है, इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, बहुत मस्त नहीं है, लेकिन अच्छा टॉपिक है, बढ़िया टॉपिक है. बहुत सारी चर्चा हो रही है इस बात पे. बहुत अपकमिंग टॉपिक है. अपकमिंग इन द सेंस कि मतलब आ चुका है, लेकिन बहुत ना आजकल कहते हैं ना हर जगह आप इसके बारे में चर्चा करते हैं, बात करते हैं. लोगों ने कैश रखना छोड़ दिया है ना, डिजिटल करेंसी की बात हो रही है. लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं वो हम सिर्फ डिजिटल करेंसी की बात नहीं करने वाले हैं. आज हम वीडियो की बात करने वाले हैं, दैट इज वर्चुअल डिजिटल एसेट. इसमें आपकी डिजिटल करेंसी भी आ जाती है, इसमें एनएफटी भी आ जाता है, इसमें क्रिप्टो करेंसी भी आ जाती है. क्रिप्टो करेंसी अपन बहुत सारी पढ़ चुके हैं ना. क्रिप्टो करेंसी के ऊपर अपन ने पूरा एक शॉर्टी नोट सीरीज किया था, पूरी डिटेल में अपन ने क्रिप्टो करेंसी पढ़ी हुई थी. ये जो है ना, ये देख के लग रहा होगा कि क्रिप्टो करेंसी है, इसका हिस्सा वीडियो के अंदर ही आती है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी अपन पूरी तरह पढ़ चुके हैं बिटकॉइन के बारे में, तो वो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. अगर कंफ्यूजन है तो व्हाट आई विल सजेस्ट इज, ये जब पढ़ोगे ना तो इसके साथ वो क्रिप्टो करेंसी वाला भी पूरा शॉर्टी नोट सीरीज पढ़ लेना, तो पूरा जितना है ना सब डिटेल में समझ में आ जाएगा. ठीक है. अब मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको मालूम है कि अपना जो फोकस होता है वो क्या होता है, चीज़ों को डिटेल में पढ़ना है ना. कोई सब्सक्रिप्शन फीस नहीं होती, कोई पैकेज नहीं लेना होता, कुछ नहीं लेना होता. बात ये होती है कि अपन को पढ़ाई जो है वो बिल्कुल A to Z करनी होती है, राइट. तो दैट इज वाई आई एम सजेस्टिंग कि आपको क्या करना है, आप ये वर्चुअल डिजिटल एसेट जब पढ़ेंगे तब इसके बाद आप एक शॉर्टी नोट सीरीज में ही जब आप जाएंगे तो आपको क्रिप्टो करेंसी का भी मिलेगा एक वीडियो, उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेना. तो पूरा ये टॉपिक जो है A to Z आपका कवर हो जाएगा, कहीं पे भी जो भी कंफ्यूजन होगा वो भी दूर हो जाएगा. अब ये टॉपिक जैसे आप देख पा रहे हैं कि शॉर्टी नोट सीरीज के अंदर हम पढ़ रहे हैं. शॉर्टी नोट सीरीज में दो चीजें होती हैं, सॉरी दो चीजें होती हैं. एक आपका होता है स्टैटिक जीके की बात हो रही है, और एक अपनी बात होती है क्या की, कंटेक्सचुअल की. तो ये टॉपिक जो है, जैसे मैंने कहा कि अपकमिंग टॉपिक है, तो ये है कंटेक्सचुअल टॉपिक, क्योंकि अभी हालिया इस बजट में पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम एवर जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है वीडीए को. ठीक है, पहली बार बात की गई है, और इसको आप कह सकते हैं संवैधानिक तौर पे पहली बार इसके ऊपर चर्चा हो रही है, राइट. और हमारे बजट का ये हिस्सा बना है, तो इस वजह से अब इसको एक आप कह सकते हैं कि लीगल सैंक्शन जैसा कुछ मिला है ना. इस वजह से ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. इस साल में जब हम इसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं तो अभी हम ये पढ़ लेते हैं कि न्यूज़ में क्यों है. जैसे मैंने कहा कि बजट में पहली बार इसकी चर्चा हुई है, तो एक तो वजह ये है. दूसरी बात ये है कि टेकिंग अकाउंट ऑफ द फिनोमिनल इंक्रीज इन ट्रांजैक्शन इन वर्चुअल डिजिटल एसेट, द गवर्नमेंट हैज प्रोवाइडेड for the specific tax regime on taxation of the virtual digital asset in budget 22-23. ये 22-23 का जो बजट है, जो कि आपको मालूम है, इसको भी हमने बहुत डिटेल में चर्चा की है. ये भी आपको मिल जाएगा. हमने पूरा बजट जो है ना, जब आया था बजट, उसका एनालिसिस किया था. ठीक है, जो हमारा बजट पेश हुआ था तब हमने उसका पूरा एक एनालिसिस किया था, एक वीडियो बनाया था. आप अगर उसको देखेंगे तो आपको वो भी चीज़ क्लियर हो जाएगी कि बजट में क्या क्या चीज़ें कवर हुई हैं. तो उसमें आप देखेंगे कि क्रिप्टो करेंसी के ऊपर बात हुई है, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के ऊपर बात हुई है, और पहली बार हमारे जो वित्त मंत्री हैं जो कि निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने इसके बारे में चर्चा की थी. ठीक है, सदन में चर्चा हुई है इसके ऊपर. ये इंपॉर्टेंट है. इसके ऊपर इसको टैक्सेशन में लाया गया है. ठीक है, पहली बार टैक्सेशन में लाया गया है. मतलब इसमें अगर आप बात करते हैं तो इंडियन इनकम टैक्स एक्ट जो है 1961 का, उसमें आप सेक्शन में, इसके बाद आप बात करते हैं 41A सेक्शन में, और क्लॉज आप बात करते हैं तो क्लॉज 41A और सेक्शन 2 में इसके बारे में बात की गई है, इसके ऊपर चर्चा की गई है, और इसको टैक्स के ब्रैकेट में किस तरह से फिट होगा ये बात की गई है. ठीक है, इस वजह से ये भी न्यूज में है. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर लिहाज से. इकोनॉमिक्स के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फाइनेंस के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके IGKO के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, जीके के हिसाब से करंट अफेयर्स है, क्योंकि आप प्रेजेंट ईयर का वित्त बजट जो है फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लेना थोड़ा अच्छे से, बढ़िया से. वैसे अपन सिंपल वे में पढ़ेंगे तो कोई बहुत हवा बना के अपन इसको नहीं पढ़ेंगे, अपन को बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, पर अपन को पता होना चाहिए कि जब हम बात करते हैं वीडीएस की तो वो होता क्या है. ठीक है, अब देखो इसमें कंफ्यूजन ना हो तो मैं बता दूं सिंपल सा कि बड़े बड़े जो शब्द होते हैं ना, मैं हमेशा कहती हूँ कि उसमें उलझना नहीं है अपन को, है ना. सिंपल सा समझेंगे अपन. वर्चुअल डिजिटल एसेट्स क्या मतलब समझते हो? डिजिटल एसेट्स, डिजिटल एक चीज मतलब समझ में आया हमको, क्या, जो इलेक्ट्रॉनिक हो, है ना. एसेट्स हमें मालूम है पूंजी की बात हो रही है. वर्चुअल अगेन हमें मालूम है कि जो चीज कंप्यूटर पे होती है या आपके वर्चुअली हम जिसको हैंडल करते हैं, राइट.
तो अब इसमें आप ये कह सकते हैं कि इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि इसका जो नोमेनक्लेचर है, नोमेनक्लेचर किसको बोलते हैं? नोमेनक्लेचर इंग्लिश भी पढ़ते हो ना तुम लोग, तो नोमेनक्लेचर का मतलब तुम लोग बताओगे मुझे, ठीक है? नोमेनक्लेचर के विपरीत जाते हुए ना सिर्फ, मतलब जैसे नाम है ना वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, मतलब इसमें सिर्फ आप एक सिंपल सी अपन बात समझ रहे हैं, ठीक है? इसमें वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में आपके नॉन फंजिबल एसेट्स भी आ जाते हैं, एनएफटीज जिसको हम कहते हैं नॉन फंजिबल टोकन्स भी आ जाते हैं, ठीक है? इसमें कूपन्स भी आ जाएंगे, इसमें आपके कोड्स भी आ जाएंगे, इसमें आपके न्यूमेरिक्स भी आ जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें जो ब्लॉकचेन पे काम करती हैं, ठीक है? तो आप ये समझ सकते हैं कि इसमें कोई अगर डिजिटल जैसे कोई आर्ट है या म्यूजिक है या आपके रियल एस्टेट है या इनफैक्ट गेम कंसोल्स हैं जो कि एनएफटी के थ्रू जिनका ट्रांजैक्शंस होता है, वो भी इसमें आ जाएंगे। अब ये होता कैसे है, वर्क कैसे करती है? कोई भी चीज़, कोई भी आप कह सकते हैं कि जिसमें आप क्रिप्टो करेंसीज की बात करते हैं या आप एनएफटीज की बात करते हैं, है ना, एनीथिंग जो कि जनरेट होती है क्रिप्टोग्राफिक मीन्स पे, और किस तरह से उसका एक्सचेंज होता है, आदान प्रदान किस तरह होता है, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स पे होता है ना, डिजिटली होता है, उसको हम वीडीए में लाते हैं। वो वीडीए के जो वाइड एक टर्म है वीडीए, उसके अंदर आ जाएगा, ठीक है? जैसे मैंने कहा एनएफटी आ जाएगा, ब्लॉकचेन, तो दो चीजें याद रखो जो कि हमने क्रिप्टोग्राफी की, हमने क्रिप्टो करेंसीज में भी याद की थी, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि क्रिप्टो करेंसी एक बार पूरा जाके वीडियो पढ़ लेना, देख लेना, तो समझ में आ जाएगा कि क्या होता है कि क्रिप्टो करेंसी, उसमें भी हमने बात की थी कि ब्लॉकचेन पे काम करता है, ठीक है? कि जिसके पास होता है, जो कि इसमें निवेश करता है, जिसके पास एनएफटीज होते हैं, वो क्या करता है, इसको डिजिटली ट्रैक कर सकता है ना, जो भी इसको को जो यूज करता है वो इसको डिजिटली ट्रैक कर सकता है। तो ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी जो क्रिप्टोग्राफिक मींस पे वर्क करती हैं और ब्लॉकचेन पे वर्क करती हैं, और आदान प्रदान जो इलेक्ट्रॉनिक होता है वो वीडीएस के अंदर आ जाता है, ठीक है? अब इसमें आपका जो फॉरेन एक्सचेंज है या हार्डकोर कैश फ्लो है, कैश मनी है, वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होता, ठीक है? वो आपके 1999 का अगर आप जो हमारा क्लॉज देखते हैं, तो फॉरेन एक्सचेंज जिसको हम फॉरेक्स बोलते हैं या कैश, वो इसके अंदर नहीं आता, ठीक है? ये चीज क्लियर हो गई, हो गया ना, सिंपल सी डेफिनेशन है। अब हम बात करते हैं इसमें, और अब ये है जो लिखा हुआ है ना, ये वही चीज़ है जो मैंने आपको बताई है। इसमें हम थोड़ा सा बस जिसको बोलते हैं ना लीगल लैंग्वेज में इसको समझने की कोशिश करते हैं, बाकी इसमें उलझने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अंडर क्लॉज 47A, जैसे मैंने कहा 47A सेक्शन 2 किसका, इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 19, ये भी लिख लो भाई, 1966 का, ठीक है? इसमें वर्चुअल डिजिटल एसेट का मतलब क्या हुआ? इसमें हुआ एनी इंफॉर्मेशन, जैसे मैंने कहा कोई भी इंफॉर्मेशन, कोड, नंबर या टोकन, ठीक है, नॉट बीइंग इंडियन करेंसी और फॉरेन करेंसी, ये भी बात हो गई अपनी कि इसमें करेंसी नहीं होगी, कैश नहीं होगा इसमें, और इसमें फॉरेक्स नहीं होगा, ठीक है? ये नहीं होगा इसमें, ठीक है? जनरेटेड थ्रू क्रिप्टोग्राफिक, ये हमने बात कर ली, क्रिप्टोग्राफिक मींस और अदरवाइज जो कि ब्लॉकचेन पे काम करता है, ठीक है? यहाँ पे मींस अदरवाइज का मतलब क्या है, ब्लॉकचेन पे काम करता है, ठीक है? बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड, प्रोवाइडिंग अ डिजिटल रिप्रेजेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक रिप्रेजेंटेशन की बात हो गई यहाँ पे, है ना, कि ये वर्चुअल इलेक्ट्रॉनिक आदान प्रदान हो रहा है इसका, of value exchange with or without consideration with the promise or representation of having inherent value or function as a store of value or unit of account including its use in any financial transaction or investment। आप इसका इतना सारा पार्ट छोड़ दो, लीगल पार्ट में जाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना समझो और ये समझो कि किसमें में यूज होता है, यूज होता है इन एनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या इन्वेस्टमेंट, ठीक है? इसके अलावा बट नॉट लिमिटेड टू इन्वेस्टमेंट स्कीम्स एंड कैन बी ट्रांसफर्ड, स्टोर्ड एंड ट्रेडेड इलेक्ट्रॉनिकली। ये जो चीज है ना, जिसको आप एंड कैन बी ट्रांसफर्ड, स्टोर्ड एंड ट्रेडेड इलेक्ट्रॉनिकली, इतनी ही चीज याद रखो। बाकी ये जो चीजें हैं ये बहुत लीगल थोड़ी सी निटिग्रिटीज हैं, इसमें जाने की जरूरत नहीं है, ये अपने काम की नहीं है। ये समझ में आ गया इतना? अब इसमें अपन बढ़ते हैं आगे। अब नॉन फंजिबल टोकन जिनको हमने कहा एनएफटीज, ठीक है? नॉन फंजिबल टोकन्स मतलब एनएफटीज, ठीक है? और एनी अदर टोकन ऑफ सिमिलर नेचर, या फिर एनएफटीज जैसा ही कोई और टोकन हो, by whatever name called, the central government by notification in the official gazette may include or exclude any other digital asset from the definition of virtual digital asset। और ये कौन डिफाइन कर रहा है? VDS को। VDS को बेसिकली जो डिफाइनिंग फैक्टर है वो हमारा सेंट्रल बैंक है या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है? सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, इसमें से भी कौन सी हो गई? सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा सेंट्रल बैंक आप मान लो, ठीक है? अब इसमें बात करते हैं टैक्स कैसा है। ये टैक्स ऑन इनकम फ्रॉम वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, टू
टेक इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022। मतलब क्या, यूनियन बजट हमारा आया, यूनियन बजट आया, कौन सा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ, आपको मालूम है फाइनेंशियल ईयर कैसे चलते हैं, फाइनेंशियल ईयर चलते हैं, फाइनेंशियल ईयर कैलेंडर ईयर कैसे चलते हैं अपने 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर कैसे चलता है अपने यहाँ 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और कब तक चलता है 31 मार्च तक, है ना। ये हमारा हो गया फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। तो इसमें जब हमने बात की कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए है तो 1 अप्रैल से लागू हुआ ये, ठीक है। अंडर सेक्शन कौन सा 115 BBH ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, any income from transfer of any virtual digital asset shall be taxed at the rate of 30%। कितना बोला उनने कि 30% पे टैक्स किया जाएगा उसको। अब इसमें एक और बात हो रही है कि इसमें क्लॉज क्या आया कि नो डिडक्शंस आर अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर और अलाउंस व्हाइल कंप्यूटिंग सच इनकम एक्सेप्ट द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। आपको ये याद रखना है कि इसमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को अगर हम बात करते हैं तो उसके अलावा कोई भी डिडक्शन, नो डिडक्शंस आर अलाउड, कोई भी डिडक्शंस अलाउड नहीं है इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर या अलाउंस, ठीक है, एक्सपेंडिचर या अलाउंस व्हाइल कंप्यूटिंग सच इनकम एक्सेप्ट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। मतलब आपको सिर्फ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ही ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अलावा लॉस फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर इनकम, ठीक है। इसको आप किसी भी दूसरी इनकम से सप्लीमेंट या आप इसको आप कह सकते हैं कि किसी तरह से आप एक्सचेंज वैल्यू में इसको काउंट नहीं कर सकते। इसके अलावा गेन फ्रॉम ट्रांसफर वर्चुअल डिजिटल एसेट इज नॉन डिडक्टेबल, ठीक है। जो भी गेन होगा वो नॉन डिडक्टेबल होगा। उसके अलावा गिफ्ट ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट इज ऑल्सो प्रपोज टू बी टैक्स इन द हैंड्स ऑफ द रिसिपिएंट। अब ये बात हमने क्रिप्टो करेंसी में भी बात की थी, है ना। एक बड़ी अजीब सी बात थी जो हमने क्रिप्टो करेंसी में भी डिस्कस की थी कि भाई एक तो आप उसको लीगल सैंक्शन नहीं बोल रहे, आप ये कह रहे हो कोई लीगल टेंडर नहीं है, ठीक है। आपने कह दिया कि वो लीगल टेंडर नहीं है, लेकिन अगर कोई चीज़ लीगल टेंडर नहीं है तो इसके ऊपर जो बहुत जो इकोनॉमिस्ट थे ना, जो कि अर्थव्यवस्था को समझते हैं जो लोग, उनकी बहुत सारी इसमें आप कह सकते हैं कि दो उसमें एक्सेस में लोग डिवाइड हो गए थे इस बात को लेकर कि उनका ये कहना था कि भाई अगर आप इसको लीगल टेंडर नहीं मानते, अगर आप इसको लीगली आप इसको सैंक्शन नहीं देते, अगर आप ये नहीं मानते कि भाई इसको हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप कोई चीज़ जो कि आप लीगल सैंक्शन जिसको नहीं देते उस पर आप टैक्स कैसे लगा सकते हो, ठीक है। इसको लेके बहुत ज़्यादा चर्चा हुई थी। तो वही बात यहाँ पे भी हो रही है कि अगर आप गिफ्ट करते हो वर्चुअल डिजिटल एसेट तो रिसिपेंट जो है उसको उसका टैक्स जो है वो देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल वो क्रिप्टो करेंसी वाला जो स्टेट है वो आ गई, बात आ गई। अब पेमेंट ऑन ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट की बात करते हैं हम, ये कब से इफेक्टिव होगा, ये 1 जुलाई से होगा, ठीक है। मतलब अप्रैल मई जून, एक क्वार्टर, जो पहला क्वार्टर खत्म हो जाएगा फाइनेंशियल ईयर का, तो सेकंड क्वार्टर से ये एप्लीकेबल था, ठीक है। उसमें 1% TDS जो था टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, TDS आपने पता होगा, आपको पता भी होगा कि कई सर्विसेज पे TDS आपको देना पड़ता है, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स कहते हैं, वो डिडक्ट किया जाएगा अंडर सेक्शन 1945 ऑन पेमेंट मेड अबव अ मॉनेटरी थ्रेशोल्ड इन रिलेशन टू ट्रांसफर वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, ठीक है। इतना सारा मत समझो, इसमें समझो कि इफेक्टिव 1 जुलाई 2002 के बाद उन्होंने क्या कर दिया, 2022 के बाद उन्होंने क्या कर दिया, 1% TDS भी डिडक्ट किया जाएगा, ठीक है। और वो किस पे किया जाएगा, सेक्शन भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें पेमेंट किया जाएगा मॉनेटरी थ्रेशोल्ड में रिलेशन टू ट्रांसफर वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, ठीक है। बहुत क्या है, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक्स की गहराई में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग अभी 9th के स्टूडेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा टेक्निकल सवाल आपसे नहीं पूछे जाएंगे, आपको सिर्फ मोटी मोटी चीज़ें उसकी पता होना चाहिए कि भाई कब से बात हुई है, तो इस वित्त मंत्री इस पर्टिकुलर जो आपका बजट है उसमें बात होना चालू हुई है इसके बारे में, उसको अप्लाई कब से किया गया है, 1 अप्रैल से किया गया है, और उस पर TDS डिडक्शन का क्लॉज कब से आया है, वो 1 जुलाई से आया है, ठीक है। मतलब मोटी मोटी जानकारी आपके पास होनी चाहिए, ऑलराइट। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि बेनिफिट क्या है। बेनिफिट क्या है प्रपोज्ड टैक्सेशन सिस्टम के या टैक्सेशन फ्रेमवर्क के। पहली बात तो यह है कि टैक्सेशन ऑन गेन्स फ्रॉम अदर क्लासेस ऑफ कैपिटल एसेट्स इफ ऑफर्स बेनिफिट लाइक, क्या ऑफर करता है बेनिफिट। पहली बात तो हो गया डायनेमिक डेफिनेशन है, इसकी डेफिनेशन जो है एक किसी भी फ्रेमवर्क में आप कह सकते हैं कि कन्फाइंड नहीं है,
है ना। इसमें आपका वीडीए की डेफिनेशन ही कन्फाइंड नहीं है, सबसे बड़ी बात। अब इसमें बात हो जाती है डायनेमिक नेचर ऑफ डेफिनेशन अलाउज द गवर्नमेंट टू इंक्लूड एक्सक्लूड एनी न्यू डिजिटल एसेट एज एंड व्हेन नीडेड। अब इसमें एक फ्री हैंड मिल गया है गवर्नमेंट को, क्योंकि वीडीए की कोई स्पेसिफिक जिसको बोलते हैं कि कोई डेफिनेशन नहीं है, तो गवर्नमेंट के हाथ में है कि वो किस चीज को वीडीए घोषित करे या किस चीज को नहीं करे, है ना, किस चीज को उसमें इंक्लूड करे, किस चीज को उससे एक्सक्लूड करे। तो ये जो पूरा पावर है किसके हाथ में निहित है, गवर्नमेंट के हाथ में। तो ये उसके पास एक रेगुलेटरी पावर आ गई है, ठीक है। तो उसको डायनेमिज्म के हिसाब से वो अपनी रेगुलेटरी पावर को एक्सरसाइज करते हुए उसके डायनेमिज्म के हिसाब से टैक्सेशन ब्रैकेट में रख सकता है। ये एक उसका पॉजिटिव साइड है। दूसरा, स्ट्रिंजेंट टैक्सेशन कर दिया उनने, मतलब स्टीप टैक्स रेट है, काफी हाई टैक्स रेट्स हैं। आपने जब टीडीएस की बात की तो वो भी आपने लेवाई कर दिया 1 जुलाई के बाद। उसके बाद आप बात कर रहे हैं 30% टैक्सेशन की। फिर आप बात कर रहे हैं कि अगर किसी को गिफ्ट भी दिया जाएगा तो रेसिपिएंट को देना पड़ेगा। तो बहुत स्टीप टैक्स रेट्स हैं, ज्यादा टैक्स रेट्स हैं, ठीक है। और इनएबिलिटी टू ऑफसेट लॉसेज against any other source of income will be dissuaded people from investment due to high volatility and speculative nature of the income, ठीक है। हाई वॉलेटिलिटी है और स्पेकुलेटिव नेचर है, लोग को थोड़ा सा डिसवेट करना है। मैं आपको बताऊं, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को, क्रिप्टो करेंसी की जब हम बात करी थी हमने और वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की भी बात करी थी, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो बहुत ज्यादा खुश नहीं है इससे, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी से भी नहीं है, मतलब उन्होंने तो इनफैक्ट बैन करने की बात की थी कि भाई आप इसको बैन कर दो। सुप्रीम कोर्ट ने उसको बैन नहीं किया, वो बात अलग है, क्योंकि उनका कहना था कि हम अपनी करेंसी लाएंगे, हम अपनी डिजिटल करेंसी लाएंगे, ठीक है। उस पर उनका ये कहना था कि भाई इसको रेगुलेट नहीं किया जा सकता, ये किसी भी फ्रेमवर्क में फिट नहीं होती, सेंट्रल बैंक्स का कोई भी एक्सरसाइज कंट्रोल नहीं कर सकता, कहीं का भी सेंट्रल बैंक इसको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर सकता। तो ये बहुत ब्लैक मनी के लिए बहुत यूज होती है, माफिया के लिए, ट्रैफिकिंग के लिए, हवाला के लिए, तो बहुत मिस यूज इसका बहुत ज्यादा हो जाता है और उसको प्रॉपरली ट्रैक नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम थी सेंट्रल बैंक ने बताई थी, तो कहीं ना कहीं दे आर नॉट वेरी हैप्पी अबाउट द यूसेज ऑफ दी और दी, जिसको आप कहते हैं ना, पॉपुलैरिटी दैट द क्रिप्टो करेंसीज एंड द वीडीएज हैव गेन्ड। तो उसके कारण क्या हो रहा है कि उनने उसको थोड़ा सा टैक्स भी उनने ज्यादा स्टीप रखे हैं कि लोग थोड़े से उसमें आपको मालूम है स्पेक्युलेटिव नेचर है, थोड़ा सा वॉलेटाइल है, तो वो इसकी वजह से लोग थोड़ा सा बैकफुट पे रहते हैं उसमें इन्वेस्ट करने में। हालांकि बीच में तो क्रिप्टो करेंसी इसका बहुत बोलबाला था, बहुत लोगों ने वीडियोस में इन्वेस्ट किया, बहुत लोगों ने पैसे भी बनाए, लेकिन बिल्कुल एकदम एक टाइम पे बात हुई जब कोविड के टाइम पे एक पॉइंट आया जब बिल्कुल क्रैश कर गए थे। आपको पता है ना, बिटकॉइंस वगैरह की जो प्राइजेस है वो कितनी क्रैश कर गई थी, तो उससे लोगों को लॉसेस भी बहुत हुए, ठीक है। अब इससे बात क्या हुई है, रेगुलेशन ओवर डिजिटल एसेट। इट विल पेव द वे फॉर क्लासिफिकेशन वर्चुअल डिजिटल एसेट एज अ सेपरेट एसेट क्लास दैट इज गेटिंग ऑफ द वर्चुअल एसेट्स, ठीक है। अब ये एक अलग सेट के तौर पे या अलग आप कह सकते हैं कि एक अलग क्लासिफिकेशन के तौर पे जो है गवर्नमेंट इसको देख सकती है या इसको सेट कर सकती है। दूसरा, रिसोर्स मोबिलाइजेशन की बात हो रही है, मतलब टैक्सेस विल हेल्प इन जनरेशन ऑफ एडिशनल रेवेन्यूज। अभी तक क्योंकि हम इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे थे, यूज तो ये हो रहे थे, मतलब गवर्नमेंट इसको रिकॉग्नाइज कर रही थी या नहीं कर रही थी वो एक अलग चीज है, लेकिन यूज में तो ये थे, लोग इस्तेमाल तो कर रहे थे। अब इसके टैक्सेशन में एक जो निर्मला सीतारमन जी ने या उनकी मिनिस्ट्री ने भी इसके बारे में बोला था, बोला था कि भाई देखिए कि इसको लोग इस्तेमाल तो कर रहे हैं, दैट वाज अ प्रैक्टिकल रियलिटी, है ना। जमीनी हकीकत यह है कि हम इसको सैंक्शन दे नहीं दे, लीगल सैंक्शन, लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और भरपूर कर रहे हैं। तो कम से कम हम इसको इतना दे दें कि हम वो हमारे टैक्सेशन ब्रैकेट में ले आए, तो कम से कम एडिशनल इनकम होगी, एडिशनल रेवेन्यू जनरेट होगा सरकार के लिए, ठीक है, जिसमें आप बात कर सकते हैं जो हमारे फिस्कल जो है उसको डेफिसिट को कवर अप करने के लिए हेल्पफुल होगा, या फिर आप कह सकते हैं कि वो प्रोवाइड करेगा फंड टोटल जो इकोनॉमिक ग्रोथ है जिसको हम बोलते हैं माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक ग्रोथ है ऑफ द नेशन, उसमें हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये बात जो सरकार है उसने इसके बारे में बोली, लेकिन जो ऑपोजिशन है उसका कहना कुछ और था कि भाई जब आप किसी को लीगल सैंक्शन ही नहीं दे रहे तो आप टैक्सेशन में कैसे रख रहे हो उसको। पर उनका ये कहना था कि देखिए जमीनी हकीकत ये है कि लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बेटर है कि अगर हम उसको टैक्सेबल कर दें, टैक्सेबल कर देंगे तो एक तो हम उसको कंट्रोल कर पाएंगे क्योंकि टैक्सेस हायर हैं, और दूसरी बात यह है कि हमारे कंट्रोल में होगा कि हम उसमें क्या चीज़ इंक्लूड कर रहे हैं, एक्सक्लूड कर रहे हैं, ये हमारे हाथ में है। तीसरी बात ये होगा कि कम से कम एक्स्ट्रा जो पैसा आएगा, रेवेन्यू जनरेट होगा उसके टैक्सेशन से, उससे हमारा फिस्कल डिफिसिट जो है वो कवर होने की कोशिश करेंगे, हम उससे करने की कोशिश करेंगे, या हमारे जो आप कह सकते हैं कि एक जो इकोनॉमी को हम प्रोपेल करने की कोशिश करेंगे, या कम से कम हमारे पास एक एडिशनल रेवेन्यू के तौर पर वो जनरेट होता रहेगा, ठीक है। तो ये सरकार ने इसके वो दिए प्रोज बताए। अब कंसर्न क्या है बेसिकली, अब दिक्कत क्या है, कंसर्न क्यों है इस पे, कंसर्न ओवर टैक्सेशन फ्रेमवर्क। कंसर्न पहले ये है कि डेफिनेशन, एक तो सबसे बड़ी बात डेफिनेशन की है कि भाई ब्रॉड डेफिनेशन कैरीज रिस्क ऑफ पोटेंशियली इंक्लूडिंग वाउचर्स, रिवॉर्ड पॉइंट्स, कैश पॉइंट्स, जो आपको आप खरीदारी करने जाते हैं तो आपको मिलते हैं ना रिवॉर्ड पॉइंट्स, कैश पॉइंट्स, कूपन्स, वाउचर्स, वो भी आप इसमें कर सकते हैं, इशूड बाय शॉपिंग साइट्स और क्रेडिट कार्ड कंपनीज, एयरलाइन माइल्स एक्सेट्रा, ठीक है। इसमें एक तो कोई क्लैरिटी नहीं है टैक्सेशन ब्रैकेट की,
की, ओवर अंडरलाइंग एसेट्स और वर्चुअल डिजिटल एसेट्स लाइक NFT, है ना, इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है। अगेन ये वाली बात है कि बहुत सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हो सकती हैं जो कि ब्लॉकचेन पे या क्रिप्टोग्राफिक मीन्स पे काम कर रही हो, जनरेट हुई हो। अब इसमें दिक्कत ये हो जाती है कि आप इसको टैप कैसे करेंगे, राइट। तो ये जो ब्रॉड क्लासिफिकेशन, ये ब्रॉड डेफिनेशन है, वो उसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों ही हैं। प्रोज हम डिस्कस कर चुके हैं, ये कौन है इसका, ठीक है। दूसरी बात ये समझो कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है, इश्यूज क्या है टैक्सेशन प्रोविजन में, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड सेल्स कंसिडरेशन जो है वो भी डिफाइंड नहीं है। मतलब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि कोई भी चीज़ एग्जैक्ट, जिसको आप कहते हैं ना कि डेफिनेशन में फिट नहीं हो रही है। इसके ऊपर अभी भी बहुत ही असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि एग्जैक्टली कौन सी चीज़ वीडियो में आती है, कौन सी नहीं आती है, किस तरह से आप उसका जो फ्लो है वो किस तरह से आप उसको टैप कर सकते हैं, या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, या सेलर कंसिडरेशन क्या होगा, या कौन कौन सी चीज़ें, क्या कौन से वाउचर्स, कौन से टोकन्स, कौन से रिवॉर्ड पॉइंट्स, कौन से कैश पॉइंट्स, क्या चीज़ आप उसमें इंक्लूड करोगे। बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर अभी भी असमंजस की स्थिति है, लोगों को क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। इज नॉट डिफाइंड, लीडिंग टू कंफ्यूजन वेदर ब्रोकरेज पेड विल बी अ पार्ट ऑफ कॉस्ट और विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द सेल कंसिडरेशन और नॉट। अब इसके चक्कर में क्या हो रहा है कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं समझ में आ रहा, सेल्स कंसिडरेशन नहीं समझ में आ रहा, तो अभी समझ में नहीं आ रहा है कि जो बीच का जो पैसा दिया जाता है मिडिल मैन को, कई बार ब्रोकरेज दिया जाता है ना, तो कुछ एक परसेंटेज फिक्स होती है, जो नॉर्मल आपके ट्रांजैक्शंस होते हैं उसमें एक फिक्स हो जाती है परसेंटेज। अब यहाँ पे ये समझ में नहीं आ रहा कि वो जो ब्रोकरेज की जो कॉस्टिंग है वो कौन देगा, वो आप खरीदने वाला देगा, बेचने वाला देगा, वो पार्ट ऑफ कॉस्ट, वो जो कॉस्टिंग है उसी में इंक्लूड होगी, या फिर आपको अलग से डिडक्ट करनी है, ये भी क्लैरिटी नहीं है, तो ये एक प्रॉब्लम है। उसके अलावा इनकम ऑफ माइनर्स, पर्सन मिंटिंग NFT, क्रिप्टो एक्सचेंजेस, फीस आर नॉट स्पेसिफिकली स्पेसिफाइड फॉर टैक्सेशन। इसमें ये भी टैक्सेशन में क्लियरली स्पेसिफिकेशन नहीं दिया है आपने, ठीक है। आपने एक मोटा मोटा नंबर दे दिया कि भाई इतने % हम टैक्स काटेंगे, लेकिन किसका टैक्स कितना कटेगा, किस हिसाब से, किस ब्रैकेट में वो फॉल करेगा, ये आपने कुछ भी नहीं बताया, ठीक है। अब इसमें बात हो रही है रिस्क ऑफ पीयर टू पीयर, P2P बोलते हैं इसको, ठीक है, पीयर टू पीयर और वॉलेट टू वॉलेट ट्रांजैक्शन एस्केपिंग दिस टैक्स। अब ये होता है कि भाई आपने एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में पैसा ट्रांसफर किया, ठीक है, आजकल डिजिटल वॉलेट्स चल रहे हैं, आपने एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में पैसा ट्रांसफर किया या पीयर टू पीयर ट्रांसफर किया, क्रिप्टोग्राफिक मींस पे ट्रांसफर किया, ब्लॉकचेन के थ्रू किया, तो क्या हुआ कि ये जो है वो बहुत आसानी से जो टैपिंग है नेटवर्क है उसको एस्केप कर जाएगा, ठीक है। तो वो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कितने का ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं या कितने ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, ठीक है। तो यही प्रॉब्लम जो थी वो RBI ने जताई थी कि भाई हम इसको रेगुलेट नहीं कर सकते, और इस वजह से हम नहीं चाहते कि ये जो है इसको वर्चुअल इसको रिकॉग्निशन मिले किसी तरह का, ठीक है। इस पे सबसे ज्यादा आपत्ति ना RBI ने जताई थी अब तक। अब इसमें और पढ़ लेते हैं अपन। टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम फ्रॉम डिजिटल एसेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 to 22 इज स्टिल ओपन फॉर इंटरप्रिटेशन एज द प्रपोज्ड फ्रेमवर्क विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम 1/4/2022, ठीक है। अब ये बात हो रही है कि भाई टैक्सेबिलिटी जो है कि उसमें जिस तरह से टैक्स किया गया था, कौन सा ये फाइनेंशियल ईयर बजट आने से पहले वाला ईयर जो था उसमें जिस हिसाब से टैक्स किया था, वो अभी भी उसमें इंटरप्रिटेशन जो है वो सही नहीं हो पाया है ना, अभी भी ओपन है इंटरप्रिटेशन को लेके, अभी भी उसके टैक्सेशन पे बहुत ज़्यादा सवाल है, चीज़ें अभी भी क्लियर नहीं है, क्योंकि ये जो है अभी जो टैक्सेशन ब्रैकेट है ये तो 2002 से लागू होगा, 1 अप्रैल 2002 से। उससे पहले का जो एक ट्रांजैक्शन का ईयर था, फाइनेंशियल ईयर 2021 में जो ट्रांजैक्शन हुए थे वो अभी भी ओपन है, उस पर अभी भी जो है चर्चा चल रही है, उस पर अभी भी जो लोग हैं ना वो धेड़ बुन में लगे हुए हैं कि भाई इसको किस तरह से टैक्स करना है, ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पे, उस पर भी कोई क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। इसमें दूसरी बात बहुत सारी चीज़ें इसमें वही आ जा रही है ना कि भाई आपको क्लैरिटी ही नहीं है कि आपको किस तरह से इसको फ्रेमवर्क में फिट करना है, आप कौन कौन सी चीज़ों को इसमें इंक्लूड करेंगे, कौन कौन सी चीज़ों को आप एक्सक्लूड करेंगे, ब्रोकरेज जो है जो दिया जाता है वो कैसे दिया जाएगा, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो हैं अभी भी बहुत सारा, जिसको बोलते हैं ना कि सब गोल मटो, जब बिल्कुल गड़बड़ झाला है, अभी भी कोई चीज़ का बिल्कुल क्लियर कट आइडिया नहीं है आपको। और इकोनॉमिक्स में बाकी सारी चीज़ों में तो चल जाता है, पॉलिटिक्स में तो बहुत गड़बड़ झाला चलता है, लेकिन इकोनॉमिक्स की जहाँ बात आती है ना, फाइनेंसेस की, अगर वहाँ पे गड़बड़ झाला हो तो बहुत दिक्कत हो जाती है, क्योंकि उसका इफेक्ट जो है वो सीधे सीधे आपकी इकोनॉमी पे पड़ता है। और बिल्कुल जैसे हम बोलते हैं ना कि बही खाता जो होता है अकाउंटेंसी या फाइनेंसेस, बिल्कुल वो तो 1 रुपए का भी हिसाब इधर उधर हो तो बिल्कुल आपका बट्टा बैठ जाता है, ठीक है। तो ये तो इतने बड़े देश की हम बात कर रहे हैं, तो आप सोचिए कि कितना बड़ा एक आप कह सकते हैं कि फ्लॉ है, या कितनी बड़ी अभी मुश्किल या मुसीबत की जड़ बनी हुई है ये, ठीक है। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट जो हैं अभी भी इसको वर्कआउट करने में लगे हुए हैं, बहुत सारे CAs जो हैं, जब ये आया था ना तो आपने कई CAs को देखा होगा
होगा, कई सीएस से इंटरव्यू लिया गया था, कई सीएस से पूछा गया था, चार्टर्ड अकाउंटेंट से, कि भाई आपका क्या कहना है या आप क्या सोचते हैं इस बारे में, या फाइनेंशियल एडवाइजर्स से, तो सबकी अपनी अपनी राय थे एंड दे वर सेइंग कि भाई हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं और इसके बारे में बहुत जल्दी कोई नतीजे पे नहीं आ सकते क्योंकि बहुत बड़ा ब्रैकेट है। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं, जैसे मैंने कहा कि आरबीआई को उस पर क्यों दिक्कत थी, क्योंकि इसको टैप नहीं किया जा सकता। अब इसका उसका ही कहना था, जैसे मैंने कहा कि इसको भाई बहुत ही इलीगल वे में, असंवैधानिक वे में इसको यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, इसका मतलब ये था कि मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया जा सकता है या टेरर फाइनेंसिंग के लिए किया जा सकता है ना। टेररिस्ट आउटफिट्स जो होते हैं वो इसको यूज़ कर सकते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग बहुत आसानी से हो सकती है, पीयर टू पीयर जैसे मैंने कहा कि अगर ट्रांसफ़र हो रहा है तो टैप नहीं हो सकता, वो एस्केप कर जाता है आपके ब्रैकेट्स को। उसके अलावा आप इसमें बात कर सकते हैं कि ये आपके जो हवाला, पहले जो हवाला नेटवर्क चलता थे ना, उनका आप कह सकते हैं उनका भी एक अब क्लास वर्जन हो गया ये, है ना। पहले हवाला नेटवर्क चलते थे तो आपको मालूम था कि फिर भी वही टैप करना बहुत मुश्किल होते थे, तो अब तो ये डिजिटलाइज वर्जन हो गया है, तो उसको और टेपर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है सरकार के लिए। कंसर्न्स रिमेन विद प्रोविजन ऑफ टैक्स ऑन गिफ्टेड क्रिप्टो एसेट्स। अब इसमें जो गिफ्टेड क्रिप्टो एसेट्स हैं ये बहुत ज़्यादा है कि भैया जिसको दिया है आपने रिसिपेंट, उसको वो देना है इस पर टैक्स। ठीक है, लाइकली टू बी मिसयूज ड्यू टू एनोनिमिटी ऑफ एसेट्स। अब इसमें दिक्कत यह है कि एनोनिमिटी ऑफ एसेट्स के चक्कर में आप इसको पकड़ नहीं पाएंगे। यहाँ पर डेटा गैप्स की वजह से, ये जो डेटा गैप्स हैं ये वही वाली चीज़ हो गई ना कि दो जो नेटवर्क है बिल्कुल इतना ज़्यादा सिक्योर नेटवर्क पे काम कर रहा है, क्रिप्टोग्राफिक नेटवर्क पे, कि कई बार आपकी जो एजेंसीज हैं उससे ये एस्केप कर जाएगा। उसमें गैप्स हैं, जो लूप होल्स हैं, उसके कारण दिक्कत है और आपके जो रेगुलेटर्स हैं वो भी इसको पकड़ नहीं पाएंगे, रेगुलेटर्स इसको टैप नहीं कर पाएंगे, ये एक दिक्कत है। ठीक है, डिफ्रॉडिंग है, मिस सेलिंग है प्रोडक्ट्स की, रिमेन ड्यू टू लिमिटेड एंड इनएडिक्वेट डिस्क्लोजर, ओवरसाइट एंड चांसेस ऑफ यूजिंग टैक्सेबिलिटी टू शो ट्रांजैक्शन इन देम एज लीगल। ठीक है, इसमें जैसे जो आप कहते हैं ना कि बीच का रास्ता निकाल लेते हैं कि कई बार कोई चीज़ है, आपका 2 नंबर का पैसा है या आपका जिसको आपको मालूम है कि आपकी अंडर टेबल इनकम जिसको बोला जाता है, उसको आपको लीगलाइज करने का एक बहुत सिंपल सा तरीका मिल गया है आपको, वो भी हो सकता है। तो मतलब बात यह है कि इसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं अभी तक। ठीक है, बहुत एक सिंपल सी बात समझो कि बहुत सारे लूप होल्स हैं जिसका फ़ायदा जो है लोग उठाएंगे, जो कि थोड़ी क्रिमिनल माइंडेड लोग रहते हैं ना, जो थोड़े से सीधे सीधे रास्ते में नहीं चलते, इधर उधर चलते हैं थोड़े से, वो लोग इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा इसके साथ ड्रॉबैक है, जिसमें से आप बात कर सकते हैं कैसे, जैसे मैंने ये बात बोली कि आउट ऑफ ओवर 16,000 लिस्टेड डिजिटल टोकन्स ओनली 9,000 एग्जिस्ट टुडे। ठीक है, अब फॉल शॉर्ट इन एड्रेसिंग आरबीआई एंड आईएमएफ किसकी बात हो रही है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की। ठीक है, कंसर्न्स ओवर ग्रेटर फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी ऑफ क्रिप्टो एसेट्स। वही मैंने बार बार बोला ना कि हमारे आरबीआई को तो बहुत ही दिक्कत है इससे, हमारे आरबीआई तो बिल्कुल तैयार नहीं था किसी भी हाल में कि भाई उनका तो कहना था बिल्कुल बैन कर दो उसको आप, लेकिन अब वो खैर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया और सरकार ने भी कहा कि चलो ठीक है, अब वो चल तो रही है तो हम उसमें जब कोई चीज़ हो ही रही है तो हम अपना उसके फ़ायदे की चीज़ देख लेते हैं, हम टैक्सेबल कर देते हैं उसको, तो हम थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश कर लेंगे उस तरह से और फिर सरकार का भी फायदा हो जाएगा, रेवेन्यू भी आने लगेगा थोड़ा सा। ठीक है, लेकिन आईएमएफ को भी दिक्कत ही है इससे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इज ऑल्सो नॉट हैप्पी विद इट एंड आरबीआई इज ऑल्सो नॉट हैप्पी विद इट। अब अपन आगे की बात कर लेते हैं, है ना। मतलब अपन शॉर्टी नोट सीरीज़ में क्या करते हैं, अपनी बातें माने नहीं माने, अपने ये वो ले नहीं ले, एडवाइस ले नहीं ले, अपन फिर भी इनको बता देते हैं कि भैया देखो आगे का वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। ठीक है, पहली चीज़ तो ये है सबसे पहले कि न्यू टैक्सेशन फ्रेमवर्क सर्व्स एज अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स रेगुलराइजेशन एंड वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। सीधी बात कि इतनी दिक्कत है कि आपने टैक्सेशन में तो रख दिया, लेकिन भाई साहब इसको एक नॉर्मल फ्रेमवर्क में तो लाओ, मतलब पूरा उसमें जो क्लैरिटी है, लोगों को जो कन्फ्यूजन है, जो उसका बिल्कुल दिमाग घूम गया है लोगों का कि क्या चीज़ वीडियो में है, क्या चीज़ वीडियो में नहीं है, क्या चीज़ किस तरह का टैक्सेशन होगा, टोकन इंक्लूडेड है या नहीं है, रिसीट्स इंक्लूडेड है या नहीं है, आपके वाउचर्स इंक्लूडेड है या नहीं है, डिजिटल जो आपका जिसको बोलते हैं डिजिटल आर्ट इंक्लूडेड है या नहीं है, किसके थ्रू एनएफटीज में भी क्या इंक्लूडेड है नहीं है, ये सब इसकी क्लैरिटी चाहिए, है ना। इसको पहले आप क्लैरिटी लाइए, आप प्रॉपर फ्रेमवर्क बनाइए कि भाई इसमें ये है और ये नहीं है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप इसको रेगुलराइज करना चाहते हैं तो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को। इट शोज अ गवर्नमेंट इंटेंशन टू डिसवेड इन्वेस्टमेंट इन द वोलेटाइल एसेट इंस्टेड ऑफ आउटराइट बैनिंग देम। अब हालांकि ये बात बड़ी क्लियर है, ये बात जैसे कि मैंने बोला कि क्या है कि इसके इतने स्टीप इसके टैक्सेशन रखे हैं और क्या किया उनने, एक इसका सीधा सा रास्ता क्या था कि भाई आरबीआई, जैसे मैंने बार बार बोला आपको कि आरबीआई तो क्या चाहता था कि बिल्कुल बैन कर दो पूरी तरह से, सुप्रीम कोर्ट ने किया नहीं, सरकार ने भी कहा कि चलो जो चल रहा है तो चलने दो, अब चल ही रहा है वो तो हम कहें नहीं कहें, हम लीगल सैंक्शन दे नहीं दें, हो तो रही है। ठीक है, तो उसको कम से कम अपन टैक्सेशन के ब्रैकेट में रख देते हैं तो कुछ सरकार की
इनकम ही हो जाएगी, मुनाफा ही हो जाएगा, ये बात हुई। अब लेकिन क्या किया सरकार ने, उसमें एक बड़ा सही काम किया कि भाई उसने क्या किया, बहुत स्टीप रख दिया टैक्सेशन, मतलब ऐसे रख दिए कि लोग जो है उसकी वॉलेटिलिटी और उसके जो स्पेकुलेटिव नेचर है उसी के चक्कर में पैसे में ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करेंगे, उसी के चक्कर में थोड़ा सा लोग जो है वो बैकफुट पे आ जाएंगे, जैसे मैंने कहा। तो दोनों चीज़ हो गई है ना। सरकार का आप एक तरह से कहो कि एक पंथ से दो काज नहीं, क्या होता है वो ऐसा ही कुछ होता ना, यू हिट टू बर्ड्स विद द सेम एरो, एक पन दो काज। हाँ, एक पन दो काज वाली बात हो गई कि अगर आप खर्च कर रहे हो तो भाई साहब आप हमको टैक्स दोगे, और अगर नहीं कर रहे हो तो वो तो हम चाह ही रहे थे, ठीक है। तो वो चीज़ हो गई कि बैन करने की जगह उन्होंने क्या किया, उसको थोड़ा सा वॉलेटाइल कर दिया, तो लोग अपने आप ही थोड़ा सा बैकफुट पे आ गए। अब तीसरी बात ये हुई, बट द ग्रोइंग मैग्नीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजैक्शन कॉल्स फॉर, लेकिन अब इसमें क्या हुआ, सरकार ने सोचा था कि भाई अपन इसको इतना वॉलेटाइल कर देंगे, लोग बैकफुट पे आ जाएंगे, आ भी गए, काफ़ी सारे आ गए। लेकिन फिर भी इंडिया में अभी भी क्या है कि अभी भी जो यूथ है वो इसमें काफ़ी इंटरेस्ट ले रहा है, ठीक है। जो एक आप कह सकते हैं कि एक अबव 45, अगर आप देखेंगे जो सर्वे किया गया था एक, उसमें कहा गया कि जो अबव 45 या अबव 50 लोग हैं वो तो उसमें नहीं हाथ डाल रहे ज़्यादा, लेकिन एक जो ब्रैकेट, जो यूथ ब्रैकेट उन्होंने किया था सर्वे के 22 से लेके उन्होंने किया था, जो अर्निंग ब्रैकेट है 22-23 से लेके उन्होंने कहा था 45-48 तक, वो अभी भी इसमें बहुत इंटरेस्टेड हैं। तो अब उनको आप टेपर तो कर नहीं सकते, तो उनके लिए आपको क्या करना चाहिए, इसको फ्रीक्वेंसी जो है ट्रांजैक्शंस की वो हो रही है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको पहले फाइनलाइजेशन करना है लीगल स्टेटस का, कि भाई क्या लीगल स्टेटस आप इसको दे रहे हो क्रिप्टो एसेट्स को, दैट इज प्रोवाइडिंग क्लैरिटी ऑन, या तो बैन करो या फिर आप ब्रेन सुपरविजन करो कि इसको भाई, या तो सुपरविजन कंटिंजेंट ऑन द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिस्क पोस्ट बाय देम, ठीक है। दोनों चीज़ें हैं, या तो आप पूरी तरह इसको बैन कर दो तो बात ही खत्म हो गई, वो आप कर नहीं रहे हो क्योंकि आप कर भी नहीं सकते हो, आपको मालूम है कि आप उसको बैन कर भी दोगे तो वो इलीगल वे में काम करेगा, ठीक है, तो वो आप कर नहीं सकते। तो कम से कम उस पर कोई आप स्ट्रिंजेंट, आप कंटिंजेंट फॉर्म कर दो ताकि लोगों को पता चले, मतलब जो हो तो रही है कोई काम, तो अगर हो रहा है तो लीगल वे में हो जाए और लोगों को क्लैरिटी मिल जाए, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट अपन जाते हैं, दिस इंक्लूड द डिस्क्लोजर नॉर्म्स, fit and proper rules for network administration and issuers to regulate the business activities of the gatekeepers and ensure their productive use for economy and society। देखो घूम फिर के यार ये वही बात आ रही है सामने, है ना, कि आप इसको कर रहे हो अगर तो उसको रेगुलेटेड वे में कर दो, प्रॉपर फ्रेमवर्क बना के कर दो, प्रॉपर चैनल के थ्रू कर दो, प्रॉपर नेटवर्क के थ्रू कर दो, प्रॉपर सिक्योरिटी कंटेंजेंट बना दो, ताकि जो काम हो रहा है वो आपकी सुपरविजन में आ जाए, वो आपकी नज़र में आ जाए, लोग उसको इवेड ना कर पाएँ और लोग बीच का रास्ता ना निकाल पाएँ, वो लूप होल्स या डेटा गैप्स जो हैं वो फिल करने की कोशिश करो। और आपको क्या करना है कि गेट कीपर्स को आपको रेगुलेट करना है, बिजनेस एक्टिविटीज़ गेट कीपर्स की, और ताकि इंश्योर कर सको आप कि उसका यूज़ जो हो रहा है पैसे का वो प्रोडक्टिव कामों के लिए हो, वो इकोनॉमी बिल्डिंग के लिए हो, वो रेवेन्यू जनरेशन के लिए हो, वो जो भी प्रोडक्टिव आपकी के मेजरमेंट्स हैं, आप फिस्कल डिफिसिट उससे कवर करना चाहते हो तो उसके लिए हो, मतलब उसका मिसयूज़ ना हो, राइट, क्योंकि उसके मिसयूज़ होने के बहुत ज़्यादा खतरा है और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि आप उसको चाहकर भी P2P नेटवर्क पे आप उसको ट्रैक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो ब्लॉकचेन है, क्रिप्टोग्राफिक है, आपको उसको टैपिंग के लिए आपको एक नया, जिसको बोलते हैं पूरा फ्रेमवर्क, पूरा ढांचा तैयार करना पड़ेगा, आप अपने घिसे पिटे तरीके से उसको पकड़ नहीं पाएंगे, ठीक है। स्ट्रॉन्ग वाइजल एंड बेटर कोऑर्डिनेशन अमंग ऑल गवर्नमेंट एजेंसीज टू एड्रेस डेटा गैप्स, जैसे मैंने अभी कहा कि डेटा गैप्स आपको करने हैं ताकि आप उसके मिसयूज ना कर पाए मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, ठीक है। सारे जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं जो भी इससे रिलेटेड हैं उन सब में एक तरह का समन्वय होना या कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा आपको क्या करना पड़ेगा, लॉन्च ऑफ CBDC टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड इंश्योर इफेक्टिवनेस ऑफ द RBI इन इम्प्लीमेंटिंग मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो नई आपको स्थापित करनी पड़ेंगी, वो आपको नए युग के हिसाब से नई मॉनेटरी पॉलिसीज लानी पड़ेंगी। अपने यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अपने यहाँ जो कायदे कानून बने हुए हैं ना, रूल्स बने हुए हैं, वो बहुत साल पुराने हैं, उनमें अमेंडमेंट्स तो किए जाते हैं लेकिन उनको पूरी तरह ऑल्टर नहीं किया जाता, ठीक है। मतलब जैसे मैंने आपसे कहा था ना, आप कोई भी पॉलिसी उठा के देख लीजिए, आपको पता चलेगा कि आज से 40 साल पहले बनी थी, आज से 50 साल पहले बनी थी, आज से 30 साल पहले बनी थी, या आप कह लीजिए कि कुछ तो ऐसी है, मतलब आप सबसे बड़ी बात तो मान लीजिए अपनी IPC जो है, अपनी IPC तो मतलब कुछ तो ऐसी है जो एक्चुअली 100 साल पहले बनी थी, जो कि आपके जब ब्रिटिशर्स के अधीन थे हम तब की बनी हुई पॉलिसीज़ हैं, उसमें हम अमेंडमेंट करते जाते हैं, लेकिन कितना अमेंडमेंट करोगे भाई। तो आज के युग की प्रॉब्लम्स अलग हैं, आज के युग के क्राइम्स अलग हैं, आज के युग की ज़रूरत अलग है, तो आपको
आज के टाइम से उनको रिवाइज करना पड़ेगा, राइट। तो अगर आपने इसको 1999 में भी अगर आप कोई पॉलिसी लाए हो, ठीक है, अगर आप 1919 में भी करेंसी या फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड कोई पॉलिसी लाए हो या एक्ट लाए हो, तो उसको अभी आपको संशोधन करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो 22-23 साल का जो गैप आया है, मतलब 22 साल 23 साल में दुनिया बदल गई है। पहले डिजिटलाइजेशन उतना नहीं था, गूगल उतना नहीं था, गूगल और आपका जो उसको बोलते हैं ना याहू वाहू, ये सब जो था ये बहुत बहुत बाद में आया है। मतलब ये शुरुआत हो गई थी इसकी, लेकिन इसको अगर आप बोलते हैं यूसेज पे, मतलब जो इसका यूजर इंटरफेस है या यूजर जो आप इसको कह सकते हैं कि लोगों ने जो आम जन तक पहुंचा है, ये आप मान सकते हैं कि इसकी शुरुआत अब 2000 के बाद ही मानी है ना। तो इसमें आपको पॉलिसीज में चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। इसके लिए आरबीआई को भी इम्प्लीमेंटेशन जो है अपनी मॉनेटरी पॉलिसीज का वो अलग तरह से करना होगा। इसके अलावा जब हम बात करते हैं अवेयरनेस अमंग पीपल ओवर वॉलेटिलिटी of virtual digital asset and mere taxing has no acceptance of transaction as legal to reduce mis-selling frauds, है ना। वॉलेटिलिटी जो है वो तो सबसे बड़ी बात है कि लोगों को मालूम है कि भाई स्पेकुलेटिव है, वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, सरकार की एक तरह से बैकिंग नहीं है उसको। जैसे आपकी जो करेंसी होती है लीगल टेंडर्स, उनमें सरकार की बैकिंग होती है, इसमें कोई बैकिंग नहीं है। और ये टैक्सेशन है, मेयर टैक्सेशन एज नो एक्सेप्टेंस ऑफ ट्रांजैक्शन एज लीगल, मतलब सिर्फ टैक्स लगा दिया है, इसका मतलब ये नहीं। हालांकि थोड़ा सा ना जो अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए लोग हैं वो यही कह रहे थे कि आपने और कंफ्यूजन की स्थिति पैदा कर दी है। आपने एक तरफ तो कहा कि हम लीगल टेंडर नहीं मान रहे, लीगल उसको हम सैंक्शन नहीं दे रहे, दूसरी तरफ आपने उसमें टैक्स लगा दिया। तो जो लोग बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं हैं, थोड़ी सी इग्नोरेंस है जिनमें, वो अभी इस स्थिति में ही नहीं है कि वो समझ पाएँ कि इसकी वॉलेटिलिटी क्या है या इसमें किस तरह की दुविधाएं हैं या किस तरह का इसके साथ जो आप कह सकते हैं ना कि एक जो प्रॉब्लम आ रही है वो लोग समझ ही नहीं पा रहे। उनको लग रहा है भाई आपने टैक्सेशन लगा दिया। अब जो लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं या जो लोग बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं, जैसे अपन तो ये डिस्कस कर रहे हैं, राइट, तो आप लोग तो अवेयर हो गए अब, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो नहीं हैं, तो उनको अभी यही समझ आ रहा है कि भाई अगर आपने टैक्सेशन लगा दिया तो उनको लग रहा है कि हाँ ठीक है सरकार ने टैक्स लगा दिया तो मतलब लीगल सैंक्शन दे दिया सरकार ने, है ना। तो उनको ये समझ में आना बहुत ज़रूरी है कि लोगों को अवेयरनेस हो कि भाई साहब सिर्फ टैक्स लगाया सरकार ने उसको, ठीक है। अभी आरबीआई ने उसको एज अ लीगल सैंक्शन नहीं दिया है ना। आपको ये समझना होगा कि टैक्सेशन जो है, मात्र टैक्सेशन जो है वो उसका एक्सेप्टेंस नहीं है ट्रांजैक्शन का एज लीगल, ठीक है, टू रिड्यूस मिस सेलिंग फ्रॉड्स। लोग ना जो बाकी जो लोग हैं जो उसको बेचते, जो इसकी खरीद फरोख्त में रहते हैं, वो जो इनोसेंट लोग हैं, जो इग्नोरेंट लोग हैं, उनको मिसयूज़ कर देते हैं, उनको मतलब मिसयूज़ नहीं, सॉरी, उनको फ्रॉड में काफ़ी ज़्यादा वो लोग जो है उनके साथ फ्रॉड कर रहे हैं। काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं, इस तरह के भी केसेस सामने आए हैं कि इसके खरीद फरोख्त में बहुत ज़्यादा फ्रॉड और बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं गड़बड़ा रही हैं। Charity and taxation framework over issues related to definition of the virtual digital asset, taxation provision including GST regulation, TDS process etc. GST आपको मालूम है ना, जीएसटी अपने यहाँ लागू हो गया है, टीडीएस अपन बात कर ही चुके हैं, डिडक्शन एट सोर्स। इसके बाद हम बात करते हैं चैरिटी एंड टैक्सेशन फ्रेमवर्क ओवर इश्यूज रिलेटेड टू डेफिनेशन क्या है वर्चुअल डिजिटल एसेट की, टैक्सेशन प्रोविजन जो है वो किस तरह के हैं। मतलब घूम फिर के बात वही है जो हम बात कर रहे हैं, हम बार बार वही बात नहीं करेंगे कि घूम फिर के बातें वही 2-4 हैं कि आपको फ्रेमवर्क जो आपने टैक्सेशन किया है भैया, तो उसको जो फ्रेमवर्क है उसको थोड़ा सा क्लियर कर दो ताकि लोगों को समझ में आ जाए, मिसकंसेप्शंस ना रहें। आपने जो नियम आपने बनाए थे, मतलब जो एकदम चल रहा है बाबा आदम के ज़माने के जो आपके नियम कायदे कानून हैं, उसमें आपको बदलाव करने की ज़रूरत है क्योंकि दुनिया बदल गई है। तीसरी बात, आपको लोगों को अवेयरनेस देनी है कि भैया उसमें अभी भी वॉलेटिलिटी है, सिर्फ क्योंकि टैक्सेशन के ब्रैकेट में आ गया इसका मतलब ये नहीं है कि उसको लीगल सैंक्शन मिल गया है, ये आपको क्लियरिटी देने की ज़रूरत है। चौथी चीज़ अपन ने क्या बात की कि आपको बिल्कुल क्लियर डेफिनेशन देनी होगी कि वीडीए में आप क्या क्या इंक्लूड कर रहे हो, क्या क्या इंक्लूड नहीं कर रहे हो, ठीक है, आपको ये देना होगा। मॉनेटरी फंड की या आरबीआई को अपनी पॉलिसीज जो है वो रेगुलेट करनी पड़ेंगी। जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको एक पेज पे आना पड़ेगा, उनको समन्वय पैदा करना पड़ेगा ताकि इसमें जो डेटा गैप्स हैं उनको आप फिल कर सको। जो भी आपका पीयर टू पीयर जो आप कहते हो ट्रांजैक्शंस होता है, जो स्केप कर जा रहे हैं, जो इवेड कर जा रहे हैं लोग, जो लूप होल्स का फायदा उठा रहे हैं, उनको आप टैप कर सको, ठीक है। इसके अलावा और क्या बात की अपन ने, यही सारी बातें की ना अपन ने। इसके अलावा अपन ने ये बात की कि पुराने जो फाइनेंशियल ईयर में जो चीज़ें हुई थी उनको आप किस तरह से रेगुलेट करके उनके ऊपर टैक्सेशन करने वाले हो, इसकी क्लैरिटी दो। बहुत सारी चीज़ें, मतलब अभी ये है कि इसकी जो आप कह सकते हैं क्रिप्टो करेंसी की या वीडीए की अभी हमारे यहाँ चल बहुत ज़्यादा रहा है,
है बहुत ज़्यादा यूसेज में, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं लोगों में बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है। और बात मैं लोगों की क्या करूँ आपसे, गवर्नमेंट में ही क्लैरिटी नहीं है। जो गवर्नमेंट में जो लोग बैठे हैं वो भी अभी आपको बहुत क्लियर नहीं बता पाएंगे, जो सीएस बैठे हैं वो भी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं बता पाएंगे, उनमें भी थोड़ा सा उनको भी गड़बड़ झाला है, अभी समझ में नहीं आ रहा कि क्या चीज़ इंक्लूड है क्या चीज़ नहीं इंक्लूड है। आपको गिफ्ट अगर आपने किसी को दिया है तो रेसिपिएंट उसका टैक्सेशन दे रहा है, फिर टीडीएस क्या हो रहा है, फिर टीडीएस हो रहा है तो फिर वो आपने 30% क्या किया है, फिर वो 1% क्या किया है, फिर उस पर जीएसटी नॉर्म्स क्या है, फिर उस पर टीडीएस नॉर्म्स क्या है, बहुत कन्फ्यूजन है ना। तो ये जो कन्फ्यूजन की स्थिति है वो क्लियर करनी है। आ गया समझ में वर्चुअल डिजिटल एसेट, है ना, हमने बहुत सिंपल वे में पढ़ा है। देखो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है। बहुत ज़्यादा टेक्निकल डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ आ गया है ये ख़त्म। अब जैसे मैंने कहा कि एक बार क्रिप्टो करेंसी वाला शॉर्टी नोट सीरीज़ पढ़ लेना तो ये भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसमें भी हमने बहुत सारा डिस्कशन किया है, तो दोनों चीज़ें पढ़ लोगे तो क्लियर हो जाएगा। अब उसको एसेस कैसे करोगे देखोगे कैसे, हमारी मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जाओगे, क्लिक करोगे, हमारे यहाँ आपको मालूम है कि K-12 से लेके NTSC ओलंपियाड जितने भी है सब कुछ कवर किए जाते हैं, है ना। अब इसमें जैसे ओलंपियाड पे आओगे, ओलंपियाड पे जाना, क्लिक करना, इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें इंग्लिश, साइंस, मैथ्स और आ जाएगा अपना जीके ओलंपियाड। आपको जो भी देखना है आप जाएंगे, वॉच नाउ पे जाएंगे, क्लिक करेंगे और ये पेज ओपन होगा आपका। इसमें चैप्टर वाइज सब कुछ मिल जाएगा। अब इसमें नीचे जाओगे ना तो शॉर्टी नोट सीरीज मिलेगा, उसमें क्रिप्टो करेंसी वाला भी मिल जाएगा आपको जो मैं बोल रही हूँ पढ़ने के लिए, और ये भी मिल जाएगा जो अपन अभी डिस्कस कर रहे हैं। खोलना, दोनों पढ़ना, वॉच नाउ, इस तरह का आपका इंटरफेस आएगा, इस तरह का पेज ओपन होगा, जो पढ़ना चाहते हो वो पढ़ना, आगे बढ़ जाना, पूरा पढ़ लो, बहुत बढ़िया है। पूरा एक बार क्रिप्टो करेंसी वाला तो पूरा देख लेना यार, ये चीज़ जो है ना पूरी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। पूरा देख लेना, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जाना चाहते हो वेल एंड गुड, नहीं जाना चाहते हो मोर वीडियोस का ऑप्शन है वो देख सकते हो। किस तरह का स्केड्यूल है वो तो आपको पता ही होगा अब तक, मंडे ट्यूसडे वेंसडे यानी सोमवार मंगलवार और बुधवार सुबह 10 बजे से शाम के 7 बजे तक अलग अलग अंतराल में सारे जो ओलंपियाड के हैं वीडियोस वो आते हैं अपने। शाम के 7 बजे आता है अपना IGKO, तो उसका तो अभी तक आपको पता होगा, आपने उस पर सेट कर लेते होगे ना अपना प्रीमियर वगैरह, तो आपको पता चल जाता होगा। सेम चीज़ हमारे यूट्यूब पे भी है, चैनल पे जाओगे, प्लेलिस्ट पे देखोगे, वीडियोस देखोगे तो उस पर पता चल जाएगा कि कौन सा वीडियो आया है। उसमें भी इसी तरह आप जाके देख सकते हो पुराना वीडियो हमारा, है ना, आपको उसी तरह सीक्वेंस ऑर्डर में जमा हुआ मिलेगा वो भी। और बाकी और कोई अपडेट चाहिए तो आपको फेसबुक पे मिल जाएगा, आपको हमारे इंस्टा हैंडल पे मिल जाएगा। और इसके अलावा भी अगर कोई कन्फ्यूजन है अभी VDA में तो क्या करोगे, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखोगे, मैं आपको जवाब दूंगी, ठीक है। अगर मतलब रिलेटेड क्वेरीज होती है ना तो आई ऑलवेज मेक श्योर कि मैं उनका जवाब दूँ आपको। तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछना, अपन उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। वैसे हमने जितना समझा है, जितना जाना है इतना ही है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल डिटेल में नहीं जाना है, सिंपल चीज़ें हमें पता होना चाहिए, क्योंकि IGKO में हमसे उसी तरह के पूछे जाएंगे। आप लोग को इकोनॉमिस्ट तो है नहीं, आप अर्थशास्त्री नहीं है बड़े बड़े कि आपसे बहुत ज़्यादा डिटेल में गहराई में जाके पूछा जाएगा, आपको बस मोटी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। और ये बाकी लोगों को भी दिखा देना, आपके घर वालों को जिनको दिक्कत हो, जिनको प्रॉब्लम हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ताकि और भी लोगों को पता चले कि भैया वर्चुअल डिजिटल एसेट्स हैं क्या। सिर्फ बोलने में बड़े टर्म्स होते हैं ना, तो इनके बारे में सिंप्लीफाइड वे में बता देना कि भाई होता क्या है ये, ठीक है। अब मिलेंगे अपन नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक ये वाला और क्रिप्टो करेंसी वाला दोनों कवर कर लेना, ओके। सो बाय देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। बाय देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी गुड, स्टडी हार्ड एंड एंजॉय योर लाइफ। बाय, थैंक यू।